हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स प्लैनेट बुकलेट वीडियो सॉल्यूशन सीरीज़। और हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि कोई वेक्टर है जो इंक्लाइंड है 60 डिग्री एंगल पर, ठीक, विद हॉरिजॉन्टल, और इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी एक्स कंपोनेंट जो है वो 50 न्यूटन दिया हुआ है और आपसे वाई कंपोनेंट यानी वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो है वो पूछ रहा है। यानी सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये एक्स कंपोनेंट हो गया और ये वाई कंपोनेंट, ठीक। ये कोई वेक्टर है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक। तो ये अगर आर है तो आपका आर एक्स दिया हुआ है 50 न्यूटन और आपसे पूछ रहा है आर वाई, ठीक है। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम। पहले क्या करेंगे कि यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं, यानी आपको दिया हुआ है ये वाला पार्ट, देखिए आर, इसको आर एक्स इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा, ये कॉस कंपोनेंट ही तो है, तो आर इंटू कॉस 60 डिग्री यानी 1/2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या दिया हुआ 50 दिया हुआ। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 100, तो आपका आर 100 निकल गया। उसके बाद आप आर वाई आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आर वाई क्या हो जाएगा, ये साइन कंपोनेंट होगा ना, तो आर साइन 60 डिग्री यानी 100 और 60 डिग्री साइन 60 का क्या वैल्यू हो जाता है, √3/2। यहाँ से ये यानी 50, यानी आगे आपका 50 √3 यानी 50 इंटू 1.73, तो ये आपका 86.6 के आसपास आएगा, यानी लगभग 87, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा आप चाहें तो कर सकते हैं डायरेक्ट tan का यूज करके, ठीक। वो कैसे, तो देखिए जैसे क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू, जब एंगल निकालना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू आर का वाई कंपोनेंट बाई आर का एक्स कंपोनेंट, ठीक। यानी इसी को हम y/x बेसिकली क्लास में बताते हैं, y/x यानी y कंपोनेंट डिवाइडेड बाई x कंपोनेंट। तो देखिए यहाँ थीटा दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी आपको करना है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू y कंपोनेंट आपको यानी वर्टिकल डायरेक्शन में निकालना ही है, तो y रह जाएगा और x कंपोनेंट जो है वो दिया हुआ है क्या 50। तो यहाँ देखिए tan 60 क्या हो जाता है √3, ठीक है, इक्वल्स टू y/50। तो यहाँ से आप डायरेक्टली y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 50 √3, और में हमने देखा कि 50 √3 का वैल्यू क्या आ रहा था 86.6, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये शॉर्टकट तरीका हो जाएगा डायरेक्ट ये कहने का, इसलिए 87 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको 3 वेक्टर दिया हुआ है, P दिया हुआ है, Q दिया हुआ है और R दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ दो कीवर्ड्स आपको बार बार दिख रहा है, एक इक्वल वेक्टर और दूसरा पैरेलल वेक्टर, ठीक। तो समझते हैं इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है और कैसे पता करेंगे, ठीक। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब हो गया कि सेम इंक्लिनेशन होना चाहिए, ठीक, यानी सेम स्लोप होना चाहिए, क्लियर। तो देखिए तीनों वेक्टर को पहले एक बार एनालाइज करते हैं। तो पी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i - 4j, ठीक। क्यू दिया हुआ है 6i - 8j, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेने पे 3i - 4j हो जा रहा है। उसके बाद देखिए r जो है वो 3/4 i - j है, और यहाँ से हम ले सकते हैं 1/4 कॉमन, तो 3i - 4j ये भी आ जाएगा, ठीक। यानी एकदम सिमिलर है, ठीक। अगर ये p वेक्टर है तो ये आपका 2p वेक्टर हो गया, और ये क्या 1/4 ऑफ p वेक्टर हो गया, ठीक। इसलिए सब p ही वेक्टर है, ठीक।
तो इसलिए सब के सब क्या पैरेलल हो जाएंगे, पर मैग्नीट्यूड सबका अलग अलग है, ठीक। तो इसलिए ये डिफरेंट हो जाएंगे, यानी इक्वल नहीं है, ठीक है। इंक्लिनेशन सेम है पर इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेलल वेक्टर्स हो जाएंगे, ठीक। दूसरा तरीका देखिए क्या हो सकता है आपको समझना है। जो पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इंक्लिनेशन के लिए यानी स्लोप, ठीक है। इस ये जो वेक्टर दिया हुआ है इसका स्लोप निकाल सकते हैं। कैसे? तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा, वही एंगल जो हम निकालते थे, तो क्या होता था y कंपोनेंट बाई x कंपोनेंट। तो देखिए तीनों केस में आप देखेंगे तो क्या होगा, -4/3, यहाँ भी अगर -8/6 करेंगे तो ये भी कैंसिल होके क्या हो जाएगा, -4/3। वैसे ही ये सेम हो जाएगा, -4/3 आएगा। ये जब r का आप करेंगे तो क्या आएगा, -1/3/4, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4/3। यानी ये tan थीटा का वैल्यू, यानी tan थीटा का वैल्यू मतलब स्लोप, तो क्या होगा, ये तीनों वेक्टर का स्लोप सेम है, ठीक है। तो स्लोप सेम है मतलब ऐसे जो इंक्लाइंड है, ठीक है। ये मान इसका थीटा 1 था, इसका थीटा 2 था और तीसरे का थीटा 3। तो ये तीनों क्या है देख रहे हैं, इक्वल आ रहा है ना, -4/3 के इक्वल। इसलिए सबका इंक्लिनेशन सेम है, यानी तीनों क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पर यहाँ देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड पार्ट, तो ये मल्टीप्लाइड है वो वेक्टर अलग अलग कांस्टेंट से, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, इसलिए क्या है मैग्नीट्यूड जो है अलग अलग है। अगर P वेक्टर मान लीजिए कि इतना बड़ा है, ठीक, P वेक्टर, तो Q वेक्टर क्या है, देखिए इसका 2 टाइम्स है, यानी अगर इसको 1 मीटर मान लें तो समझिए कि ये आपका 2 मीटर हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा इसका। तो इसलिए अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं, तो इसलिए ये तीनों पैरेलल तो हैं पर इक्वल नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए आपको देख लेना, इक्वल तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हाँ सी ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। दिया हुआ 2 वेक्टर P एंड Q आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ठीक। ये दोनों के बीच का इंक्लिनेशन जो है ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ठीक। और R जो है उसका रिजल्टेंट है जो कोई अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक। कीपिंग द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ द वेक्टर सेम इफ डायरेक्शन ऑफ P एंड Q आर इंटरचेंज। अच्छा, इसका मतलब क्या कि अब रिप्लेस कर दिए, Q यहाँ आ गया और P यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे। तो फिर पूछ रहा कि इसमें से कौन सा जो है सही है, कौन सा इसमें से चेंज करेगा, यानी मैग्नीट्यूड चेंज करेगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा कि दोनों चेंज करेगा, ठीक है। तो देखिए देखने वाली बात है कि पहले मैग्नीट्यूड पार्ट देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं रूट के अंदर क्या, a का स्क्वायर यानी x कंपोनेंट x² प्लस y² प्लस दोनों के बीच में कुछ एंगल दिया हुआ, ठीक। तो क्या हो जाएगा 2xy क्या cos थीटा, ठीक। ये अच्छा, जब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा, x के बदले y आ जाएगा, ठीक। तो नए वाले पोजीशन में यानी r' अगर जो होता है उस केस में देखिए क्या करें, फिर वही हो जाएगा, x के बदले y लिख सकते हैं आप, और क्या हो जाएगा, यानी अगर ये a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, b² प्लस a² प्लस 2ab cos थीटा, यानी सेम ही तो आएगा। तो इसलिए क्या होगा, मॉड वाला पार्ट यानी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में तो भैया कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए ये पूछ रहा क्या चेंज, तो डायरेक्शन का देख लेते हैं। तो डायरेक्शन देखिए हमेशा क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है y/x, ठीक। ओरिजिनली y/x, तो यहाँ जब tan अल्फ़ा निकालेंगे ना पहले केस में, तो पहले केस में आप करेंगे q/p, है ना। पहले केस में क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू q/p ऐसे। लेकिन दूसरे केस में जब करेंगे तो क्या, tan अल्फ़ा इक्वल्स टू इंटरचेंज हो गया p/q, और दोनों चूँकि इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो क्या होगा, ये इसका वैल्यू भी अलग अलग आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये जो रिजल्टेंट है वो डिफरेंट आ जाएगा, यानी डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, पर चेंज क्या हो जाएगा, तो डायरेक्शन।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा दिया हुआ है आपको 3 वेक्टर ए बी एंड सी। ठीक, आपको बताना t इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस सी हैज़ वाई कंपोनेंट। तो सीधा सा वाई का मतलब क्या, हमारा रिश्ता जो है ये जे वाले से है ना, जे ही तो वाई कंपोनेंट होता है, जे कैप वाई के डायरेक्शन में जे कैप होता है। ठीक, तो आपको क्या कहना है, ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस बी और यहाँ पे माइनस सी कर दीजिए, सीधे एकदम सिंपल है। यानी क्या हो जाएगा, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, ए वाई प्लस बी वाई माइनस सी वाई, ये ऑप्शन सी में है। ठीक है, एकदम सिंपल, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक, यानी इस वेक्टर को सम अप करेंगे, जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले दोनों को ऐड करके देखिए, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये, इसको करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आई कैप हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस 2 जे कैप हो जाएगा, और इसको करेंगे तो प्लस 3 जे कैप हो जाएगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट आ गया आर इक्वल्स टू, और आपको करना है इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी आपको आर के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये बेसिकली -1 का स्क्वायर होगा, लेकिन फिर वो प्लस ही हो जाएगा। यानी हम 1 2 3 4 5 और 3 3 9 9 5 14, यानी आपको डिवाइड करना है √14 से। तो देख लीजिए, माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये यानी ये वाला जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बस एकदम सिंपल, दैट्स ऑल।